हेलो एंड वेलकम बैक टू दी चैनल कैंपस ज्ञान। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा आईआईटी एक्ट 1961। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे एक्ट को। हमारे एक्ट का सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। तो ये एक्ट जो है ये इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961 कहा जाएगा। और ये एक्ट फोर्स में आया था जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गज़ेट द्वारा इसे क्या कहते हैं नोटिफाइड किया था। अब सेक्शन 2 आता है हमारा, जिसमें कि दिया गया है डिक्लेरेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। तो कौन कौन से इंस्टीट्यूट होंगे जो नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए जाने जाएंगे। तो सबसे पहले आईआईटी बॉम्बे, फिर है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दिल्ली, अब आईआईटी दिल्ली हो गया है। फिर है आईआईटी कानपुर और नेक्स्ट है आईआईटी मद्रास। अब सेक्शन 3 आता है हमारा। सेक्शन 3 में कुछ टर्म्स हैं जो कि डिफाइंड करी गई हैं इस एक्ट के लिए। तो सबसे पहली टर्म है 3A में बोर्ड। तो बोर्ड जो होते हैं वो बोर्ड ऑफ गवर्नर माने जाएंगे इंस्टीट्यूट के इस एक्ट के लिए। चेयरमैन जो होता है वो चेयरमैन ऑफ बोर्ड होगा। कॉरस्पॉन्डिंग इंस्टीट्यूट है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास। 3D में हमें दिया रखा है काउंसिल। तो काउंसिल जो है ये सेक्शन 31 के अंदर एस्टेब्लिश होगी। ई में दिया गया है डेप्यूटी डायरेक्टर। तो डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट होगा। एफ में डायरेक्टर दिया गया है जो कि डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट होगा। जी में इंस्टीट्यूट दिया गया है और इंस्टीट्यूट जो है वो सेक्शन 2 में मेंशन है, जिसके अंदर आईआईटी खड़गपुर भी आता है। एच में हमें रजिस्ट्रार दिया है जो कि रजिस्ट्रार ऑफ इंस्टीट्यूट होगा। आई में सीनेट दिया गया है जो कि सीनेट ऑफ द इंस्टीट्यूट होगा। जे में सोसाइटी दी गई है और वो सोसाइटी होंगी जो कि रजिस्टर्ड है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर, जो कि है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट है हमारा स्टैट्यूट्स एंड ऑर्डिनेंस। ये हमारा 3K में दिया गया है। तो जो रूल्स हैं इस एक्ट के अंदर वो ही स्टैट्यूट और ऑर्डिनेंस माने जाएंगे। अब आता है हमारा सेक्शन 4 इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंस्टीट्यूट। तो हर एक इंस्टीट्यूट जो कि सेक्शन 2 में डिक्लेयर है, हर एक इंस्टीट्यूट जो कि सेक्शन 2 में डिक्लेयर है वो एक बॉडी की तरह माना जाएगा, जिसके अंदर परपीचुअल सक्सेशन होगा, उसकी एक कॉमन सील होगी और वो उसके पास पावर होगी कि वो किसी को सू कर सकता है या फिर उसके ऊपर भी केस किया जा सकता है। सेक्शन 4 क्लॉज 1A में दिया गया है कि कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दिल्ली जो है वो आईआईटी दिल्ली माना जाएगा। सेक्शन 4 क्लॉज 2 में दिया गया है कि जो कॉरपोरेट बॉडी है हमारे इंस्टीट्यूट की, उसके अंदर एक चेयरमैन होना चाहिए, एक डायरेक्टर होना चाहिए और बोर्ड मेंबर होने चाहिए। अब हमारा सेक्शन 5 आता है ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स एंड लाइबिलिटी। तो जब ये एक्ट शुरू हो जाएगा उसके बाद सभी लीगल रेफरेंसेस जो होंगी सोसाइटी की वो कंस्टिट्यूट होंगी रेफरेंस एक कॉरस्पॉन्डिंग इंस्टीट्यूट की तरह। सेक्शन 5B में दिया गया है कि सारी प्रॉपर्टी जो होगी सोसाइटी की वो इंस्टीट्यूट की हो जाएगी। सी में दिया गया है कि सभी राइट्स और लाइबिलिटी ट्रांसफ़र हो जाएंगे इंस्टीट्यूट को। और डी में दिया गया है कि जो एम्प्लॉयज़ रिटेन करे गए हैं उनका टेन्योर सेम रहेगा, सैलरी सेम रहेगी, सर्विस टर्म सेम रहेगी अनलेस कि वो चेंज करे जाएं किसी स्टैट्यूट द्वारा। और अगर चेंजेस एक्सेप्टेबल नहीं होंगे तो एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट कर दिया जाएगा और उन्हें कंपनसेशन दिया जाएगा 3 मंथ की सैलरी का परमानेंट एम्प्लॉयज़ के लिए और 1 मंथ की सैलरी अदर एम्प्लॉयज़ के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 6 पावर एंड फंक्शंस ऑफ इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूट के पास पावर है कि वो एजुकेशन प्रोवाइड करे, रिसर्च प्रोवाइड करे इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, साइंस में और आर्ट्स में। नेक्स्ट पावर हमें दी हुई है सेक्शन C क्लॉज 1B में
कि वो एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकता है, ग्रांट कर सकता है डिग्रीज़ और डिप्लोमास को। सी में दिया गया है कि वो ऑनररी डिग्रीज़ भी दे सकता है, इंस्टीट्यूट ऑनररी डिग्रीज़ भी दे सकता है। सेक्शन डी में हमें दिया गया है कि इंस्टीट्यूट जो है सेट कर सकता है और कलेक्ट कर सकता है फ़ीस को। ई में हमें दिया गया है कि इंस्टीट्यूट जो है उसे मेंटेन कर सकता है हॉस्टल और हॉल्स को। एफ में दिया गया है कि रेगुलेट कर सकता है डिसिप्लिन और वेलफेयर कर सकता है स्टूडेंट्स का। जी में दिया गया है कि इंस्टीट्यूट को मेंटेन करनी होती है एनसीसी यूनिट। एच में दिया गया है कि इंस्टीट्यूट एकेडमिक और दूसरी पोस्ट क्रिएट कर सकता है और अपॉइंट कर सकता है मगर डायरेक्टर को सिर्फ प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। आई में दिया गया है कि इंस्टीट्यूट स्टैट्यूट्स और ऑर्डिनेंस बना सकता है या मॉडिफाई कर सकता है। इंस्टीट्यूट मैनेज कर सकता है प्रॉपर्टी को, रिसीव कर सकता है डोनेशन को, ग्रांट को और बिक्वेस्ट्स को। एल में दे रखा है कि कोलैबोरेट कर सकता है दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ ग्लोबली। एम में दिया गया है कि स्कॉलरशिप दे सकता है, फेलोशिप दे सकता है और मेडल दे सकता है इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स को और फैकल्टीज़ को और दूसरे रिसर्चर्स को। एन में दिया गया है कि कुछ भी इंस्टीट्यूट को नेसेसरी लगता है तो इंस्टीट्यूट उसे फुलफ़िल कर सकता है। सेक्शन 6 क्लॉज 2 में हमें दिया गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी तभी डिस्पोज करी जाएगी सिर्फ जब विजिटर का अप्रूवल मिलेगा, और विजिटर जो होता है वो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 7 नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डोनेशन। तो इंस्टीट्यूट जो है सभी पर्सन के लिए ओपन रहेगा और ये कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा सेक्स, रेस, कास्ट, क्रीड और रिलीजन को लेकर। सेक्शन 7 क्लॉज 2 में दिया गया है कि इंस्टीट्यूट कोई भी डोनेशन या बिक्वेस्ट नहीं लेगा डिस्क्रिमिनेशन की कंडीशंस से जुड़ी हुई कोई भी डोनेशन इंस्टीट्यूट नहीं एक्सेप्ट करेगा। सेक्शन 8 में दिया गया है मोड ऑफ टीचिंग। तो सारी टीचिंग जो होगी वो इंस्टीट्यूट के नाम के अंडर में होगी और स्टैट्यूट्स और ऑर्डिनेंस के अनुसार होगी। अब सेक्शन 9 में हमें विजिटर दिया गया है। तो विजिटर जो होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया माना गया है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, और सभी इंस्टीट्यूट के लिए विजिटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही रहेगा। विजिटर जो है अपॉइंट कर सकता है पर्सन्स को अपॉइंट कर सकता है जो कि रिव्यू करे और इंक्वायर कर सकता है इंस्टीट्यूट के अफेयर्स को। क्लॉज 3 में दिया गया है, सेक्शन 9 क्लॉज 3 में दिया गया है कि विजिटर जो है नेसेसरी एक्शन भी ले सकता है उन रिपोर्ट्स के आधार पे जो कि विजिटर ने अपॉइंट करा था और विजिटर के लिए इंस्टीट्यूट को उन नेसेसरी एक्शंस को कंप्लाई करना होता है। जो विजिटर नेसेसरी एक्शन लेता है तो इंस्टीट्यूट को उन्हें कंप्लाई करना होता है, उन्हें फॉलो करना होता है। सेक्शन 10 में हमें दिया गया है अथॉरिटीज़ ऑफ इंस्टीट्यूट। तो मेन अथॉरिटीज़ कौन रहेंगी? सबसे पहले रहेगी बोर्ड ऑफ गवर्नर, फिर सीनेट रहेगी और दूसरी अथॉरिटी जो कि स्टैट्यूट बाय डिक्लेयर करी जाएंगी उन्हें अथॉरिटीज़ माना गया है। सेक्शन 11 में कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर दिया गया है। तो इस बोर्ड ऑफ गवर्नर में कौन कौन होते हैं? तो सबसे पहले होता है चेयरमैन जो कि नॉमिनेट किया जाता है विजिटर द्वारा। फिर डायरेक्टर होता है, ये एक्स ऑफिशियो होता है। फिर आते हैं एक नॉमिनी जो कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं जो कि टेक्नोलॉजिस्ट या इंटेलिस्ट होने चाहिए। 4 मेंबर्स जिनके पास नॉलेज होती है एजुकेशन की, इंजीनियरिंग की, साइंस की, जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं काउंसिल द्वारा, और 2 प्रोफेसर जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं सीनेट द्वारा। अब जोन जो है, जोन का मतलब है कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICT द्वारा जो डिक्लेयर किया गया है जोन, उसे जोन माना जाएगा।
सेक्शन 12 में हमें टर्म ऑफ ऑफिस और अलाउंस दिए गए हैं बोर्ड ऑफ मेंबर्स की। ठीक है, कि बोर्ड ऑफ मेंबर कितने साल तक काम करेंगे। तो बोर्ड ऑफ मेंबर और चेयरमैन जो हैं ये 3 साल तक काम करते हैं अपनी नॉमिनेशन से। एक्स ऑफिशियो मेंबर सर्व करते हैं जब तक वो होल्ड कर सकते हैं ओरिजिनल पोस्ट को। जब तक वो होल्ड करते हैं अपनी ओरिजिनल पोस्ट को तब तक एक्स ऑफिशियो मेंबर काम करते हैं। और सीनेट के द्वारा जो नॉमिनेटेड 2 प्रोफेसर थे जो कि सेक्शन 11E में हमें दिए गए थे, तो उनका 2 साल का ऑफिस रहता है जो कि जनवरी 1 से शुरू होता है। सेक्शन 12 क्लॉज 4 में दी गई है कैजुअल वैकेंसी मेंबर्स जो कि सर्व करते हैं अपनी टर्म को अपने प्रेडिसेसर के जितना। सेक्शन 12 क्लॉज 5 में दिया गया है कि आउटगोइंग मेंबर जो हैं ये रिमेन रहेंगे ऑफिस के अंदर और जब तक कि ये रिप्लेस नहीं कर दिए जाते हैं काउंसिल द्वारा, और काउंसिल ही उसे डिसाइड करेगी। सेक्शन 12 क्लॉज सी में दिया गया है कि मेंबर्स को अलाउंस मिलेगा स्टैट्यूट्स के अकॉर्डिंग, मगर उन्हें कोई सैलरी नहीं मिलेगी एक्सेप्ट डायरेक्टर और सीनेट नॉमिनेटेड प्रोफेसर को। अब सेक्शन 13 आता है। इसमें पावर एंड फंक्शंस ऑफ द बोर्ड हमें दी गई हैं कि बोर्ड के क्या क्या पावर्स और फंक्शन रहेंगे। तो बोर्ड के पास ओवरऑल कंट्रोल रहेगा, सुपरिटेंडेंस रहेगा और डायरेक्शन रहेगा इंस्टीट्यूट का। बोर्ड जो है पॉलिसी बना सकती है किसी भी डिसीजंस को लेके, कोई कोर्स स्टार्ट कर सकती है, स्टैट्यूट बना सकती है, अपॉइंट कर सकती है एकेडमिक और नॉन एकेडमिक पोस्ट के लिए, मॉडिफाई या कैंसिल कर सकती है ऑर्डिनेंस को, अप्रूव कर सकती है रिपोर्ट को, बजट को और डेवलपमेंट प्लान को, और उन्हें भेज सकती है काउंसिल को। परफॉर्म कर सकती है ड्यूटीज़ जो कि एक्ट और स्टैट्यूट्स द्वारा उन्हें बताई गई हैं। और बोर्ड जो है ये एक कमेटी भी फॉर्म कर सकते हैं जब इन्हें ज़रूरत पड़ती है तब। नेक्स्ट आता है सेक्शन 14 कंपोजिशन ऑफ सीनेट। तो सीनेट के अंदर कौन कौन होंगे। तो सीनेट के अंदर सबसे पहले होंगे हमारे डायरेक्टर जो कि चेयरमैन ऑफ सीनेट माने जाएंगे। सेकंड होंगे डेप्यूटी डायरेक्टर, फिर प्रोफेसर होंगे जो कि इंस्टीट्यूट द्वारा अप्रूव किए जाते हैं। 3 आउटसाइड एक्सपर्ट होंगे जो कि साइंस, इंजीनियरिंग और ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड होंगे और ये नॉमिनेट किए जाएंगे चेयरमैन और डायरेक्टर द्वारा। और भी दूसरा स्टाफ हो सकता है अगर कोई स्टैट्यूट बताता है तो। नेक्स्ट आता है सेक्शन 15 पावर्स ऑफ द सीनेट। तो कंट्रोल जो होगा एकेडमिक स्टैंडर्ड्स का वो सीनेट के पास रहेगा, एग्जामिनेशन का कंट्रोल सीनेट के पास रहेगा और सीनेट एक्सरसाइज कर सकता है पावर जो कि एक्ट, स्टैट्यूट या ऑर्डिनेंस द्वारा इंस्टीट्यूट दे देता है उसे। सेक्शन 16 में हमें पावर्स और ड्यूटीज़ बता रखी हैं चेयरमैन की। तो 16 क्लॉज 1 में बता रखा है कि जो चेयरमैन है उसे बोर्ड मीटिंग में बैठना होगा और कन्वोकेशन में बैठना होगा। क्लॉज 2 में दिया हुआ है कि चेयरमैन को इंश्योर करना होगा कि बोर्ड के डिसीजन अच्छे से इम्प्लीमेंट करे जाए। क्लॉज 3 में दिया गया है कि जो एडिशनल पावर है वो एक्ट और स्टैट्यूट द्वारा बता दी जाएगी चेयरमैन को। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 17 अपॉइंटमेंट एंड रोल ऑफ डायरेक्टर। तो अपॉइंटमेंट जो होगा डायरेक्टर का वो काउंसिल द्वारा होगा और विजिटर की अप्रूवल के बाद होगा। क्लॉज 2 में हमें दिया गया है कि जो डायरेक्टर होगा वो चीफ एकेडमिक और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा इंस्टीट्यूट का। क्लॉज 3 में दिया गया है कि डायरेक्ट को सबमिट करनी होगी एनुअल रिपोर्ट और अकाउंट्स बोर्ड को। और क्लॉज 4 में दिया गया है कि डायरेक्टर एक्सरसाइज कर सकता है ड्यूटीज़ जो कि एक्ट, स्टैट्यूट या ऑर्डिनेंस द्वारा उसे प्रोवाइड करी गई हैं। सेक्शन 18 में आता है डेप्यूटी डायरेक्टर। तो डेप्यूटी डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा स्टैट्यूट द्वारा और उसके पास फंक्शन और पावर होंगी जो कि डिसाइड करी जाएंगी स्टैट्यूट या फिर डायरेक्टर द्वारा। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 19। सेक्शन 19 में रजिस्ट्रार बता रखा है।
तो रजिस्ट्रार जो होगा ये कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड होगा, मतलब कि ये रिकॉर्ड को संभाल के रखेगा, उन्हें बना के रखेगा। रजिस्ट्रार की एक सील होगी, ये फंड्स का भी कस्टोडियन रहेगा और प्रॉपर्टी का भी या कस्टोडियन रहेगा और असाइन किया जाएगा ये बोर्ड द्वारा। क्लॉज 2 में हमें दे रखा है कि सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड सीनेट और स्टैट्यूटरी कमिटीज़ के बारे में। क्लॉज 3 में दिया गया है कि रजिस्ट्रार जो है रिपोर्ट करेगा डायरेक्टर को। क्लॉज 4 में दिया गया है कि रजिस्ट्रार एक्सरसाइज कर सकता है अपनी पावर जो कि उसे असाइन करी गई है स्टैट्यूट्स या फिर डायरेक्टर द्वारा। सेक्शन 20 में दिए गए हैं अदर अथॉरिटीज़ और ऑफिसर, ये इनके पास पावर और ड्यूटीज़ रहेगी जो कि स्टैट्यूट द्वारा बताई जाएगी और ये स्टैट्यूट इंस्टीट्यूट द्वारा बनाए जाएंगे। सेक्शन 21 में हमें दिया गया है गवर्नमेंट ग्रांट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेट कर सकती है एनुअल फाइनेंशियल सपोर्ट पार्लियामेंट की अप्रोप्रिएशन के बाद। सेक्शन 22 में दिया गया है इंस्टीट्यूट फंड। इंस्टीट्यूट फंड जो है कहाँ कहाँ से इकट्ठा कर सकता है, तो इंस्टीट्यूट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट ले सकता है, फीस और चार्जेस से अपने फ़ंड इकट्ठे कर सकता है। इंस्टीट्यूट को गिफ्ट, डोनेशन, बिक्वेस्ट या ट्रांसफ़र भी मिल सकते हैं और कोई दूसरे भी सोर्सेज हो सकते हैं फ़ंड के। क्लॉज 2 में हमें दिया गया है कि फ़ंड जो हैं ये डिपॉजिट और इन्वेस्ट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद। क्लॉज 3 में हमें दिया गया है कि फ़ंड इस्तेमाल करे जाएंगे ताकि वो कवर कर सके इंस्टीट्यूट के एक्सपेंसेस को और ड्यूटीज़ को जो इस एक्ट के अंदर उन्हें प्रोवाइड करी गई हैं। सेक्शन 23 में आता है अकाउंट्स एंड ऑडिट। तो क्लॉज 1 में हमें दिया गया है कि इंस्टीट्यूट को मेंटेन करने होंगे अकाउंट्स और प्रिपेयर करनी होगी एनुअल स्टेटमेंट जो कि बताई जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और कंसल्टेशन करी जाएगी CAG के साथ कॉम्पिटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्लॉज 2 में हमें दिया गया है कि अकाउंट्स जो हैं ये ऑडिट किए जाएंगे CAG द्वारा, कैग द्वारा, और ऑडिट की जो कॉस्ट रहेगी वो इंस्टीट्यूट को पे करनी होगी। क्लॉज 3 में दिया गया है कि CAG के पास फुल ऑडिट पावर रहेंगी कि वो एक्सेस कर सकता है इंस्टीट्यूट की सभी बुक्स को, वाउचर को, रिकॉर्ड को, ऑफिसेस को। नेक्स्ट आता है क्लॉज 4। तो ऑडिट रिपोर्ट प्लस अकाउंट ये सबमिट करे जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को जो कि फिर पार्लियामेंट के सामने इसे पेश किया जाएगा। सेक्शन 24 बताता है पेंशन, इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड। तो इंस्टीट्यूट सेटअप कर सकता है पेंशन, इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड अपने स्टाफ और डायरेक्टर के लिए स्टैट्यूट्स के अकॉर्डिंग, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसे वो अप्लाई करता है प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 इन सभी फंड्स के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 25 अपॉइंटमेंट। तो बोर्ड जो है वो अपॉइंट कर सकता है एकेडमिक स्टाफ, लेक्चरर या फिर उनसे बड़ी पोस्ट के लिए, या फिर नॉन एकेडमिक स्टाफ को भी बोर्ड अपॉइंट कर सकता है जिनकी पे स्केल 600 रुपये पर मंथ से ज़्यादा है, और डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है सभी स्टाफ की पोजीशंस को। नेक्स्ट आता है सेक्शन 26 मैटर्स फॉर स्टैट्यूट्स। तो स्टैट्यूट्स क्या क्या कवर कर सकते हैं, तो स्टैट्यूट्स ऑनररी डिग्री कवर कर सकते हैं, टीचिंग डिपार्टमेंट कवर कर सकते हैं, फीस फॉर कोर्स एंड एग्ज़ाम कवर कर सकते हैं, स्कॉलरशिप, मेडल, प्राइजेस कवर करते हैं, टर्म एंड अपॉइंटमेंट कवर करते हैं, टीचर की क्वालिफ़िकेशंस बताते हैं, सर्विस कंडीशन क्या रहेगी स्टाफ की बताते हैं, जो स्टैट्यूट्स होंगे ये ऑनररी डिग्री, टीचिंग डिपार्टमेंट्स को बता सकते हैं कि इनके क्या फंक्शन रहेंगे, फ़ीस और कोर्स बता सकते हैं, एग्ज़ाम की फ़ीस बता सकते हैं कोर्स की और एग्ज़ाम की, स्कॉलरशिप, मेडल और प्राइजेस क्या रहेंगे, टर्म्स और अपॉइंटमेंट कैसे रहेगी ऑफिसर की, टीचर्स की क्वालिफ़िकेशन क्या रहेंगी, सर्विस की कंडीशन क्या रहेगी स्टाफ के लिए,
स्टाफ वेलफेयर फंड कैसे रखे जाने चाहिए, जैसे कि पेंशन, इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड। पावर और ड्यूटीज़ क्या रहेंगी इंस्टीट्यूट अथॉरिटीज़ की। हॉल्स और हॉस्टल को किस तरीके से रखना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। हॉस्टल की कंडीशन क्या रहेगी और रेसिडेंस की चार्जेस क्या रहेंगी। फिल कर सकते हैं बोर्ड की वैकेंसीज़ को। अलाउंस प्रोवाइड कर सकते हैं बोर्ड चेयरमैन और उनके मेंबर को। ऑथेंटिकेशन दे सकते हैं बोर्ड के डिसीजन को। मीटिंग कोरम और प्रोसीजर को बता सकते हैं कि किस तरीके से करे जाएंगे, या फिर कोई दूसरा प्रेस्क्राइब्ड मैटर है उसके लिए भी स्टैट्यूट्स ही बताएंगे कि क्या कैसे क्या चीज़ किया जाए। सेक्शन 27 मेकिंग एंड अप्रूविंग स्टैट्यूट्स। तो सबसे पहले स्टैट्यूट जो है काउंसिल द्वारा बनाए जाएंगे और उन्हें विजिटर की अप्रूवल की ज़रूरत होती है और फिर उसके बाद वो पार्लियामेंट में पेश करे जाएंगे। बोर्ड जो है प्रपोज कर सकती है नए स्टैट्यूट्स को, अमेंड कर सकती है, रिपील कर सकती है जो एग्जिस्टिंग स्टैट्यूट्स हैं उनको भी। क्लॉज 3 में हमें दिया गया है कि विजिटर की प्रायर अप्रूवल ज़रूरी होती है नए स्टैट्यूट्स के लिए या फिर स्टैट्यूट को अमेंड करने के लिए। अगर विजिटर की असेंट नहीं मिलती है तो वो स्टैच्यू वैलिड नहीं माना जाएगा। ये हमें क्लॉज 4 में दिया गया है। सेक्शन 28 मैटर फॉर ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस क्या क्या कवर करेंगे। ऑर्डिनेंस कवर कर सकते हैं स्टूडेंट का एडमिशन किस तरीके से होगा, कोर्सेस क्या क्या रहेंगे, डिग्रीज़ क्या क्या रहेंगी, डिप्लोमास क्या रहेंगे, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी एग्ज़ाम की, डिग्री की, डिप्लोमा की, स्कॉलरशिप और प्राइजेस किस तरीके से दिए जाएंगे, एग्ज़ामिनिंग बॉडी और एग्ज़ामिनर्स किस तरीके से काम करेंगे, एग्ज़ाम का कंडक्ट क्या रहेगा, स्टूडेंट को डिसिप्लिन कैसे रखना चाहिए, और दूसरे मैटर्स जो कि एक्ट और स्टैट्यूट्स बताते हैं तो वो भी ऑर्डिनेंस कवर करेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 29 मेकिंग ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस जो है ये सीनेट द्वारा बनाए जाते हैं और ये इफ़ेक्टिव होते हैं जब सीनेट इनकी डेट सेट करता है और बोर्ड के लिए भेजता है। और ये सीनेट जो है ये तब इफ़ेक्टिव होंगे ऑर्डिनेंस जब ये इसकी डेट सीनेट द्वारा सेट करी जाएगी और फिर ये बोर्ड को भेजे जाएंगे रिव्यू के लिए। क्लॉज 3 में हमें दिया गया है कि बोर्ड जो है मॉडिफाई कर सकता है या फिर कैंसिल कर सकता है ऑर्डिनेंस को अपने रेजोल्यूशन पे। सेक्शन 30 पे आ जाते हैं। इसमें आर्बिट्रेशन इन स्टाफ डिस्प्यूट दिया गया है। तो स्टाफ डिस्प्यूट रेफ़र करा जाता है ट्रिब्यूनल ऑफ आर्बिट्रेशन को। इसमें सबसे पहले आता है एक नॉमिनी जो कि इंस्टीट्यूट द्वारा दिया गया है। फिर आता है एक नॉमिनी जो कि एम्प्लॉय होता है इंस्टीट्यूट का, और एक एम्पायर जो कि अपॉइंटेड किया जाता है विजिटर द्वारा। क्लॉज 2 में हमें दिया गया है कि ट्रिब्यूनल के जो डिसीजन होंगे ये फाइनल और बाइंडिंग रहेंगे इंस्टीट्यूट पर। क्लॉज 3 में दिया गया है कि कोई भी कोर्ट केस अलाउ नहीं होगा जब जो उस मैटर के लिए जो कि मैटर ट्रिब्यूनल को रेफ़र किया गया है। क्लॉज 4 में हमें दिया गया है कि ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा कि उसका प्रोसीजर क्या रहेगा। क्लॉज 5 में दिया गया है कि जनरल आर्बिट्रेशन लॉ अप्लाई नहीं करेंगे इन सभी केसेस पे, ट्रिब्यूनल के केसेस पे। नेक्स्ट आता है सेक्शन 31 एस्टेब्लिशमेंट एंड कंपोजिशन ऑफ काउंसिल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी एक सेंट्रल बॉडी जिसे काउंसिल माना जाएगा और ये नोटिफिकेशन द्वारा एस्टेब्लिश करी जाएगी। क्लॉज 2 में दिया गया है मेंबर्स कौन कौन रहेंगे काउंसिल के। तो मिनिस्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो कि चेयरमैन रहेंगे काउंसिल के, एक चेयरमैन और डायरेक्टर सभी आईआईटी के, चेयरमैन डायरेक्टर आईआईएस, यूजीसी, डीजी और सीएसआईआर के, 3 मेंबर जो कि नॉमिनेट करे जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो कि टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, फाइनेंस या फिर दूसरी मिनिस्ट्री से होंगे, एक नॉमिनी जो कि एआईसीटीई द्वारा किया जाएगा, 3 से 5 एक्सपर्ट, 3 से ज़्यादा और 5 से कम एक्सपर्ट नॉमिनेट करे जाएंगे विजिटर द्वारा, 3 एमपी जिसमें से कि 2 लोकसभा के होंगे और 1 राज्यसभा का होगा। क्लॉज 3 में दिया गया है कि एक ऑफिसर
जो कि टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा हो, जो कि एक ऑफिसर जो कि टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्ट्री का होगा, वो सेक्रेटरी होगा इस काउंसिल का। अब टर्म ऑफ ऑफिस देख लेते हैं सेक्शन 32। तो नॉर्मल टर्म जो होगा हमारे मेंबर्स का, इलेक्टेड मेंबर्स का, वो 3 साल रहेगा। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स का तब तक रहेगा जब तक वो अपनी रेलिवेंट ऑफिस की पोजीशन होल्ड करते हैं। क्लॉज 3 में दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर सकती है अपने नॉमिनेटेड मेंबर्स को किसी भी टाइम। और क्लॉज 4 में दिया गया है कि एमपी के जो मेंबर्स होंगे, इनकी टर्म तब ख़त्म होगी जब पार्लियामेंट की एमपी की टर्म ख़त्म हो जाएगी। कैजुअल वैकेंसी के जो अपॉइंटी होंगे वो सर्व करेंगे फिर रिमेनिंग टर्म को। क्लॉज 6 में दिया गया है कि आउटगोइंग मेंबर जो हैं ये कंटिन्यू करेंगे जब तक कोई सक्सेसर अपॉइंटेड नहीं किया जाता है या फिर उन्हें डायरेक्ट नहीं किया जाता है। क्लॉज 7 में दिया गया है कि मेंबर्स को ट्रैवल और अलाउंस मिलेगा मगर सैलरी नहीं मिलेगी और ये पेड किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। सेक्शन 33 पावर्स एंड फंक्शन ऑफ काउंसिल। तो काउंसिल की क्या क्या पावर और फंक्शन रहेंगी। तो काउंसिल की मेन ड्यूटी रहेगी कि उसे कोऑर्डिनेट करे एक्टिविटी सभी आईआईटी के साथ। और की फंक्शंस रहेंगे कि वो एडवाइस करे एकेडमिक मैटर्स पे, कोर्स की ड्यूरेशन पे, डिग्रीज पे, एडमिशन्स पे, इन सभी पे। पॉलिसी फ्रेम करे जैसे कि स्टाफ रिक्रूटमेंट के लिए, सर्विस की कंडीशंस के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, फ़ीस के लिए। और एग्ज़ामिन करे और अप्रूव करे डेवलपमेंट प्लान और बजट आईआईटीज़ के लिए। रिकमेंड करे फंड अलोकेशंस। एडवाइस करे विजिटर को अगर ज़रूरत पड़ती है तो। और परफॉर्म करे कोई दूसरे फंक्शन जो कि एक्ट और स्टैट्यूट द्वारा उसे बताए जाएं। नेक्स्ट आता है ड्यूटीज़ ऑफ चेयरमैन। तो चेयरमैन जो है उसे प्रिसाइड करना होगा काउंसिल की मीटिंग्स में। हर काउंसिल की मीटिंग में चेयरमैन का होना ज़रूरी है। और इंश्योर करना होगा कि इम्प्लीमेंटेशन जो काउंसिल के डिसीजन है उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। चेयरमैन के पास पावर है और ड्यूटीज़ है असाइन जो कि उसे असाइन करी जा सकती हैं किसी और एक्ट या स्टैट्यूट द्वारा भी। सेक्शन 35 आ जाता है अब रूल मेकिंग पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रूल बना सकती है इस चैप्टर के लिए और वो रूल जो है वो कवर कर सकते हैं कि काउंसिल की मेंबर वैकेंसीज़ को कैसे फिल किया जाए, डिस्क्वालिफिकेशन या फिर रिमूवल कैसे किया जाए मेंबर्स का, मीटिंग का कंडक्ट कैसा रहेगा, मेंबर की अलाउंस क्या रहेगी, काउंसिल के फंक्शन और वो किस तरीके से परफॉर्म करे जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है मिसलेनियस चैप्टर जिसके अंदर सेक्शन 36 आता है। तो ये वैलिडिटी ऑफ एक्ट नॉट अफेक्टेड। तो कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा काउंसिल द्वारा या फिर किसी इंस्टीट्यूट द्वारा, बोर्ड द्वारा या किसी बॉडी द्वारा इस एक्ट के अंदर जो कि कंसीडर हो इनवैलिड क्योंकि कोई वैकेंसी है या फिर डिफेक्ट है काउंसिल की कॉन्स्टिट्यूशन में। कोई डिफेक्ट आता है इलेक्शन में या नॉमिनेशन में या अपॉइंटमेंट में किसी मेंबर की। इरेगुलरिटी होती है प्रोसीजर में जो कि अफेक्ट नहीं करती है मेरिट ऑफ डिसीजन को। सेक्शन 37 पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज़। तो अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है किसी प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट करने में तो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकती है ऑर्डर अपनी ऑफिशियल गज़ट के थ्रू और रिमूव कर सकती है उस डिफ़िकल्टी को जब तक कि वो कंसिस्टेंट नहीं हो जाती है एक्ट के साथ। नेक्स्ट आता है सेक्शन 38 ट्रांजिशनल प्रोविजंस। तो जब एक्ट इफ़ेक्ट में आ जाएगा उसके बाद जो हमारे एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ गवर्नर होंगे वो कंटिन्यू करेंगे अपने फंक्शन को जब तक न्यू कंस्टिट्यूट नहीं हो जाते हैं इस एक्ट के बाद। एग्जिस्टिंग स्टाफ कमेटी और एकेडमिक काउंसिल जो है वो एक्ट करेंगी सीनेट की तरह।
जब तक कि प्रॉपर सीनेट फॉर्म नहीं हो जाती है। स्टैट्यूट और ऑर्डिनेंस जो होंगे आईआईटी खड़गपुर के वो कंटिन्यू रहेंगे और उनके अंदर मॉडिफिकेशन नेसेसरी मॉडिफिकेशन भी किया जा सकता है दूसरे इंस्टीट्यूट द्वारा, जब तक कि नए क्या कहते हैं ऑर्डिनेंस नहीं बना दिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन 39 रिपील एंड सेविंग। तो आईआईटी खड़गपुर एक्ट 1956 रिपील हो जाएगा इस एक्ट के बाद, मतलब कि अब वो ख़त्म हो जाएगा। हाउएवर के सर्टेन प्रोविज़न जो कि 1956 के एक्ट के हैं वो लिस्टेड रहेंगे शेड्यूल के अंदर और अब भी फोर्स में रहेंगे, और ये प्रोविज़न जो है इस एक्ट के अंदर रेफ़र करते हैं 1956 वाले एक्ट को। अब शेड्यूल आ जाता है हमारा शेड्यूल आ जाता है तो हमारा आईआईटी खड़गपुर डिक्लेयर कर सकता है इंस्टीट्यूशन, और आईआईटी खड़गपुर को हम डिक्लेयर करते हैं इस एक्ट के अंदर इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। इसके अंदर डेफिनेशन है जो कि बोर्ड ऑफ गवर्नर, चेयरमैन जो रहेगा बोर्ड का, डायरेक्टर जो कि डायरेक्टर होगा इंस्टीट्यूट का, और इंस्टीट्यूट जो कि आईआईटी खड़गपुर माना जाएगा। इनकॉर्पोरेशन ऑफ आईआईटी खड़गपुर, तो जो फर्स्ट चेयरमैन, डायरेक्टर और बोर्ड मेंबर जो होंगे वो अपॉइंट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, और ये फॉर्म करेंगे कॉरपोरेट बॉडी जिसको आईआईटी खड़गपुर माना जाएगा। और ये इंस्टीट्यूट के पास परपीचुअल सक्सेशन रहेगा, कॉमन सील रहेगी, और इसके पास राइट रहेगा कि ये किसी को भी सू कर सकते हैं और किसी के द्वारा भी सू किए जा सकते हैं। फोर्थ आता है हमारा एम्प्लॉय प्रोटेक्शन। तो सारे परमानेंट एम्प्लॉयज़ जो होंगे इस एक्ट से पहले वो कंटिन्यू करेंगे अपनी टर्म को और अपनी राइट्स को, जैसे कि सैलरी, पेंशन, लीव, इन सभी को। क्लॉज 2 में हमें दिया गया है कि इंस्टीट्यूट जो है वो चेंज कर सकता है टर्म को विजिटर की अप्रूवल के साथ, अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया जा सकता है 3 मंथ का कंपनसेशन देने के बाद। और जो दूसरे एम्प्लॉय हैं वो कंटिन्यू करेंगे सेम टर्म के अंदर जब तक कि नए स्टैट्यूट द्वारा उन्हें बदला ना जाए। अब हम अपने एक्ट की समरी देख लेते हैं जो भी हमने पढ़ा। तो सबसे पहले हमने सेक्शन 1 में देखा था शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, जिसमें कि बताया गया था कि अब इस एक्ट का नाम जो है आईआईटी एक्ट रहेगा और ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फोर्स में आएगा। फिर हमने डेफिनेशन देखी थी, उसमें से कुछ डेफिनेशन थी जैसे कि इंस्टीट्यूट, बोर्ड, काउंसिल, सीनेट, विजिटर, इन सब की। सेक्शन 3 में हमने देखा था इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंस्टीट्यूट। तो कौन कौन से इंस्टीट्यूट होंगे, तो ये डिक्लेयर करता है स्पेसिफिक आईआईटीज़ को जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस के माने जाएंगे और एस्टेब्लिश करे जाएंगे कॉरपोरेट बॉडीज़ की तरह। सेक्शन 4 में हमने देखा था इफ़ेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ये ग्रांट कर सकता है एक लीगल आइडेंटिटी और पावर हर एक इंस्टीट्यूट को जिसके पास एबिलिटी होती है कि वो एक्वायर कर सके प्रॉपर्टी को और सू कर सके और सू किया जाए। फिर हमने देखी थी पावर एंड फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट। तो इसमें लिस्ट किए गए थे फंक्शन आईआईटी के, जैसे कि एजुकेशन देना, रिसर्च करवाना, ग्रांट करना डिग्रीज़ और कोलैबोरेट करना इंडस्ट्री के साथ। फिर हमने सेक्शन 6 में देखा था कि इंस्टीट्यूट के अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा। इंस्टीट्यूट जो है इंश्योर करेगा किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो एडमिशन के अंदर जेंडर, कास्ट, क्रीड, रेस, इन सब के आधार पे। सेक्शन 7 में देखा था टीचिंग किस तरीके से रहेगी। तो इसमें सभी एकेडमिक डिसीजन जो हैं वो लिए जाएंगे सीनेट द्वारा। फिर हमने सेक्शन 8 में देखा था विजिटर, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहेगा सभी आईआईटी के लिए, और वो किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकता है इंस्पेक्शन और ओवरसाइट के लिए।
फिर हमने देखा था अथॉरिटीज़ ऑफ द इंस्टीट्यूट, तो जिसमें मेन अथॉरिटीज़ थी बोर्ड ऑफ गवर्नर, सीनेट और डायरेक्टर। सेक्शन 10 में हमने देखा था बोर्ड ऑफ गवर्नर कौन रहेंगे इंस्टीट्यूट के, तो इसमें गवर्निंग बॉडी जो होगी हर एक इंस्टीट्यूट की, उनके मेंबर गवर्नमेंट करेंगे, एकेडमिक करेंगे, इंडस्ट्री करेंगे और ये पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाएगा। टर्म और ऑफिस क्या रहेगा, तो स्पेसिफाई किया गया था। टेन्योर क्या रहेगा हमारे मेंबर्स का, जो कि टिपिकली 3 साल रहता है, और कंडीशंस बताई गई थी रीअपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन और रिमूवल की। सेक्शन 12 में पावर और फंक्शन दिए गए थे बोर्ड को, जो कि एम्पावर करता है बोर्ड को कि वो मैनेज कर सके इंस्टीट्यूट के अफेयर को। इसमें पॉलिसी मेकिंग, फाइनेंस और गवर्नेंस दिया गया था। सेक्शन 13 में हमें सीनेट दिया गया था, जो कि एक एकेडमिक बॉडी है इंस्टीट्यूट की, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है एकेडमिक मैटर्स के लिए, जैसे कि करिकुलम, एग्जामिनेशन और रिसर्च। सेक्शन 14 में हमें फंक्शन दिए गए थे इस सीनेट के, जो कि एडवाइस कर सकते हैं एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के लिए, प्रोग्राम अप्रूवल्स के लिए और स्टूडेंट डिसिप्लिन के लिए। सेक्शन 15 में हमें चेयरमैन ऑफ बोर्ड दिया गया था, तो चेयरमैन ऑफ बोर्ड जो है सभी बोर्ड की मीटिंग में बैठेगा और इंश्योर करेगा कि बोर्ड के डिसीजन को सही से इम्प्लीमेंट किया जाए। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 16, जिसमें कि प्रिंसिपल, एग्जीक्यूटिव और एकेडमिक ऑफिसर डायरेक्टर को माना गया है, और ये रिस्पॉन्सिबल होगा डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। फिर हमने रजिस्ट्रार और दूसरे ऑफिसर्स देखे थे, जिनकी अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रार द्वारा और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ द्वारा होती है। फिर हमने टेम्परेरी अरेंजमेंट देखा था, जो कि अलाउ करता है टेम्परेरी अपॉइंटमेंट बोर्ड की, जब तक कि परमानेंट वाले नहीं आ जाते हैं तब तक। फिर हमने देखा था सेक्शन 19 में स्टैट्यूट्स, जो कि अलाउ करते हैं कि इंस्टीट्यूट फ्रेम कर सकता है स्टैट्यूट्स विजिटर की अप्रूवल के साथ। बोर्ड जो है फ्रेम कर सकता है स्टैट्यूट्स विजिटर के अप्रूवल के साथ। सेक्शन 20 में हमने ऑर्डिनेंस देखे थे, तो ऑर्डिनेंस जो है ये सीनेट द्वारा बनाए जाते हैं एकेडमिक और स्टूडेंट रिलेटेड मैटर्स के लिए। फिर हमने ट्रिब्यूनल ऑफ आर्बिट्रेशन देखा था, तो ये एक मैकेनिज़्म प्रोवाइड करते हैं ताकि रिजॉल्व कर सकें डिस्प्यूट को, जैसे कि टर्म्स ऑफ सर्विस क्या रहेगी एम्प्लॉयज़ की। नेक्स्ट हमारा सेक्शन आता है 31, जिसमें कि हमने एस्टेब्लिशमेंट एंड कंपोजिशन ऑफ काउंसिल देखा था। तो इसमें एस्टेब्लिश करी जाती है एक सेंट्रल बॉडी, जिसे काउंसिल माना जाता है, जो कि कोऑर्डिनेशन के लिए होती है आईआईटीज़ के लिए। इसके अंदर मिनिस्टर, डायरेक्टर, एमपी, यूजीसी, एआईसीटीई नॉमिनीज़ होते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था सेक्शन 32 में टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ काउंसिल मेंबर, तो इनकी 3 साल की टर्म रहेगी, जो कि नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर रहेंगे, और एक्स ऑफिशियो की टर्म रहेगी जब तक वो ऑफिस होल्ड करते हैं तब तक, या फिर और दूसरी भी कंडीशन देखी थी। सेक्शन 33 में हमने फंक्शन देखे थे काउंसिल के, तो ये कोऑर्डिनेट करती है आईआईटी के भी सभी आईआईटी के साथ, और एडवाइस करती है पॉलिसी पे, बजट पे, रिक्रूटमेंट पे, डिग्रीज़ पे। नेक्स्ट देखा था हमने सेक्शन 34, इसमें चेयरमैन ऑफ काउंसिल देखा था। इसमें मिनिस्टर ऑफ एचआरडी, जो कि अब एजुकेशन के लिए है, ये प्रिसाइड करेंगे और इंश्योर करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ काउंसिल डिसीजन को। और फिर हमने देखा था पावर टू मेक रूल। पावर टू मेक रूल में हमने देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है काउंसिल की फंक्शनिंग के लिए। नेक्स्ट हमने देखा था वैलिडिटी ऑफ एक्ट्स। चैप्टर 4 वैलिड सेक्शन 36 वैलिडिटी ऑफ एक्ट डिस्पाइट इरेगुलरिटीज़, तो ये प्रोटेक्ट करता है वैलिडिटी काउंसिल की, बोर्ड के एक्शन की, जब तक कि वैकेंसीज़ और प्रोसीजर्स जब वैकेंसीज़ और प्रोसीजर में डिफेक्ट होते हैं तब। सेक्शन 37 में हमने देखा था पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकती है ऑर्डर ताकि वो रिमूव कर सके डिफ़िकल्टी को, और जो कि इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में आ रही हैं।
सेक्शन 38 में देखा था हमने ट्रांजिशनल प्रोविजंस जो कि कंटिन्यू एग्जिस्ट कर सकते हैं बोर्ड, स्टाफ और कमेटी, और ये अप्लाई होता है आईआईटी खड़गपुर रूल्स के अनुसार सभी नए इंस्टीट्यूट पे टेम्परेरीली। और सेक्शन 39 में हमने रिपील एंड सेविंग देखा था, तो आईआईटी खड़गपुर एक्ट 1956 रिपील कर दिया गया है इस एक्ट के द्वारा, मगर इसके कुछ प्रोविज़न अब भी कंटिन्यू रहेंगे शेड्यूल